हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इस बात के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। ये हमारा सेल साइकिल का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने नया नया शुरू किया है, उसका 3 नंबर वीडियो है। सो आज की बात है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स। ओके, सो साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई, सेकेंड वीडियो को एक बार आप देख लीजिए। जिन अगर आप कोई ऐसे है जो नहीं जानते हैं अबाउट द साइक्लिन एंड सी डी के क्या होता है, इसका क्या रोल है इन सेल साइकिल, तो प्लीज़ वीडियो नंबर 2 को पहले देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया आएगा एंड ये वाला वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, क्योंकि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले आप जानिए कि ये दो चीज़ क्या है, उसके बाद ही आप लोग इसका रेगुलेशन को समझ पाएंगे। ओके, ऑल्दो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो साइक्लिन एंड सी डी के क्या था भाई। साइक्लिन एंड सी डी के था दो प्रोटीन जो लोग आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, एंड पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, राइट। सो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था सेल साइकिल को ये दोनों भाई कैसे चलाता है, और आज हम लोग जानेंगे कि साइक्लिन एंड सी डी के का रेगुलेशन कैसे होता है। ओके, क्योंकि ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि साइक्लिन एंड सी डी का रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि याद कीजिए, पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि साइक्लिन एंड सी डी के का सिंथेसिस जैसे हर एक स्टेज में नेसेसरी है। ओके, along with that degradation of the cyclin is important. Okay, right. Otherwise the transition from that step into next stage of the cell cycle cannot be possible. For example, मान लीजिए G1 फेज में एक साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया है, जिसके कारण आपका जो G1 फेज है वो सेल ने एकदम बहुत आसानी से कंप्लीट किया है। ओके, पर अगर वो साइक्लिन सी डी के जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉम्प्लीटेशन ऑफ द G1 फेज डिग्रेडेड नहीं हुआ, तो सेल G1 से एस फेज में नहीं जा पाएगा। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन बोथ आर नेसेसरी, राइट। अगेन एस फेज में कोई ना कोई साइक्लिन का सिंथेसिस होगा जो साइक्लिन सी डी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड एक अलग और एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। ऐसे करके पूरा का पूरा चीज़ चलता है। ओके, सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स में सी डी के का डिग्रेडेशन नहीं होता है। सी डी के का लेवल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल। सो मेन छेड़छाड़ जिसके साथ होता है वो है साइक्लिन। ओके, सो ये चीज़ पूरा का पूरा क्लियर है कि सी डी के को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें साइक्लिन के साथ छेड़छाड़ करना होगा, एंड ये बात सेल भी बहुत अच्छे से जानता है। ओके, एंड इसलिए जो मेन मैकेनिज्म है सी डी के का एक्टिविटी को कंट्रोल करना, वो है द यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन। ओके, ये मेन मैकेनिज्म है बाय विच सेल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सी डी के। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि सी डी के एक काइनेज है जो फॉस्फोराइलेट करता है। ओके, एंड अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाएंगे कि साइक्लिन का नाम साइक्लिन क्यों है। क्योंकि साइक्लिन इस सीरीज ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन स्टेप में से होके गुजरता है थ्रू आउट द सेल साइकिल। मतलब कि साइक्लिन को फेस करना होता है नंबर ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन थ्रू आउट द सेल साइकिल। ओके, G1 फेज में एक साइक्लिन का सिंथेसिस होगा, G1 कंप्लीट होगा, उस साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा। अगेन एस फेज में और एक साइक्लिन का सिंथेसिस होगा, एस फेज कंप्लीट होगा, उस साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा। ऐसे करके पूरा का पूरा चीज़ चलता है। ओके, सो पहले हम देखेंगे यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलाइसिस। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन इज नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग सी डी के एक्टिविटी, कि हमें सी डी के को बंद करना ही मेन फोकस नहीं है हमारा, अलॉन्ग विद द सी डी के को चलाना भी और एक इम्पॉर्टेंट फोकस है, राइट। दैट मीन्स cyclin degradation
along with cyclin synthesis. Both are important to control the CDK activity, right? So चलिए देखते हैं यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस. सो यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस जो है साइक्लिन का, ये चीज़ मेनली कैटालाइज्ड होता है बाय एंजाइम यूबिक्विटिन लाइगेज. ओके, एंड इसको हम E3 यूबिक्विटिन लाइगेज भी बोलते हैं. ओके, सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट enzymes. In case of G1 phase cyclins, the ligase is SCF, enzyme SCF. Okay, so SCF is for 3 important component. मतलब ये SCF जो है ये 3 component से बना होता है. One is SKP1, another one is Qlin, and the last one is F-box protein. Okay, and along with that ये SCF complex में एक ring domain protein भी मौजूद होता है जो है RBX1. Okay, so G1 phase cyclin का ubiquitinylation along with the degradation के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा एंजाइम? एंजाइम SCF. ओके, एंड दिस SCF मीन्स यहाँ पे टोटल 3 कंपोनेंट मौजूद है. S फॉर योर SKP1, C फॉर Qlin एंड F फॉर F-box प्रोटीन. ओके, एंड इस कॉम्प्लेक्स में एक रिंग डोमेन प्रोटीन भी मौजूद होता है जिसका नाम है RBX1. ओके, सो SCF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर G1 फेज साइक्लिन डिग्रेडेशन. एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टर्म यूज़ किया है यूबिक्विटिनाइलेशन. इसका मतलब है, याद रखना, कोई भी प्रोटियोलाइसिस के लिए एक तरह का रिएक्शन होता है जिसका नाम है यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलाइसिस. मतलब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ एक यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन जुड़ जाएगा. ओके, एंड after the addition of ubiquitin, that particular type of protein is labeled for degradation. Okay, मतलब ये बात समझ लो कि यूबिक्विटिन एक स्टैम्प है. ओके, ये स्टैम्प जब एक प्रोटीन में लग जाता है तब वो प्रोटीन इज considered to be degraded. Okay, and this type of proteolysis is known as ubiquitin mediated proteolysis. ये चीज़ मैंने आपको और एक जगह पे भी समझाया है जहाँ पर हमने बात किया था MHC, दैट इज़ मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. उस वाला जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर इंडोजेनस पाथवे जो था वहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोजेनस पाथवे वीडियो को, और एक बात देख सकते हैं वहाँ पर भी हमने बात किया था अबाउट यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस. सो फिलहाल G1 फेज साइक्लिन में कौन एंजाइम यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह काम करता है? एंजाइम SCF. ओके, एंड S एंड M फेज साइक्लिन का यूबिक्विटिनाइलेशन एज वेल एज डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है APC/C. ओके, इसका फुल फॉर्म है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स /साइक्लोसोम. ओके, एक 15 to 17 सब यूनिट प्रोटीन है एंड इसका और एक नाम है क्यूलिन रिंग फिंगर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज. ओके, सो अगर मैं APC/C के साथ एंजाइम SCF का एक कंपैरिजन करूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यूलिन प्रेजेंट है, रिंग फिंगर मतलब रिंग डोमेन प्रोटीन भी प्रेजेंट है. इसके पास जो नहीं होता है वो है F-box प्रोटीन. ओके, ये चीज़ को याद रखना. सो यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलाइसिस के लिए G1 फेज साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है वाया एंजाइम SCF. ओके, एंड S एंड M फेज साइक्लिन का डिग्रेडेशन एज वेल एज यूबिक्विटिनाइलेशन होता है via enzyme APC/C. Okay, so that is the thing, and that is the ubiquitin mediated proteolysis of cyclin. Okay, now ये चीज़ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता कि the rise and the fall of cyclin is necessary to control the CDK activity, right? and इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सा मेकानिज्म भी देखा यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटियोलाइसिस. पर इसके साथ 2 और चीज़ भी होता है CDK एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. ओके, एंड जो चीज़ डायरेक्टली इफेक्ट करता है CDK को, राइट? क्योंकि पिछले वाले केस में हम क्या करते थे, हम साइक्लिन को हटा रहे थे. ओके, डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था? साइक्लिन के ऊपर. ओके, एंड एज ए रिजल्ट CDK को गाइड करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था, एंड दैट इज़ वाई CDK बेचारा समझ नहीं पड़ रहा था वो क्या करेगा, एंड एज ए रिजल्ट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था. ओके, पर यहाँ पर हम डायरेक्टली CDK को इनएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे. ओके,
सो द फर्स्ट मेकानिज्म इज फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है जिसको हम बोलते हैं WEE1 प्रोटीन। ओके, ये एक ड्यूअल स्पेसिफिसिटी काइनेज है। मतलब जो दो काइनेज के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो पे ही आपको बताया था, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज अलॉन्ग विथ टाइरोसिन काइनेज, दोनों एक्टिविटी ये WEE1 वाला जो प्रोटीन है शो कर सकता है। ओके, एंड सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एंड टाइरोसिन काइनेज का मतलब कोई भी प्रोटीन का सेरिन और टाइरोसिन रेसिड्यू, सेरिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू और टाइरोसिन रेसिड्यू को ये WEE1 फॉस्फोराइलेट कर सकता है। दैट इज द आइडिया। ओके, सो WEE1 अपना जादू दिखाता है इन केस ऑफ फिशन ईस्ट। ओके, सैकारोमाइसिस पॉम्ब। इन केस ऑफ फिशन ईस्ट ए एज ए इनिबिटर की तरह काम करता है ऑफ MCDK। MCDK नाम सुनकर ही आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि MCDK एम फेस को इनिशिएट करेगा, राइट। इसको रोक कौन रहा है? WEE1। ओके, कैसे इस चीज़ को रोक रहा है? ये रोक रहा है बाई फॉस्फोराइलेटिंग द 15 पोजिशन टाइरोसिन रेसिड्यू। ओके, विच इज ऑब्वियसली ए इनिबिटरी टाइरोसिन रेसिड्यू। इनिबिटरी मतलब ये वाला अमाइनो एसिड अगर फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये पूरा का पूरा एंजाइम का जो फंक्शन है उसको इनिबिट कर सकता है। ओके, सो MCDK is inhibited by phosphorylation of the 15 position tyrosine residue of MCDK by WEE1. Okay, and in case of vertebrate, not only the 15 position of the tyrosine residue along with 14 position of the threonine residue can also be phosphorylated with the help of WEE1. Okay, now अब बात आता है कि सेल ऐसा प्रोटीन क्यों पाल रहा है। ओके, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है, ये एम फेस में सेल को जाने को रोक रहा है, तो इससे सेल का एडवांटेज क्या हो रहा है। सो एक चीज़ WEE1 तब तक सेल को रोक के रखता है एम फेस में घुसने से जब तक ये चीज़ एश्योर नहीं हो जाता कि एम फेस में घुसने के लिए जो साइज़ एक्यूरेट है वो साइज़ सेल के पास है कि नहीं। ओके, ये चीज़ को बहुत ही एक मज़ेदार तरीके से समझाया जा सकता है कि वो WEE1 सिक्योरिटी गार्ड है। WEE1 सिक्योरिटी गार्ड है जो लोग बाढ़ में अंडर एज कोई भी जब जाता है उसको रोकता है। ओके, जब उसका एज हो जाएगा, जब वो 18+ हो जाएगा, तब WEE1 अपने आप इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड उसको घुसने देगा। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो एक फ़नी आइडिया है जिससे आप याद रख सकते हैं। सो G2 फेज़ में ये सेल को तब तक रोक के रखेगा जब तक एम फेस में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड साइज है वो साइज सेल एक्वायर नहीं कर पाता। ओके, नाउ अब बात आता है कि अगर WEE1 जो है WEE1 ये म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। म्यूटेशन मतलब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब WEE1 जो फंक्शन शो कर रहा है वो अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, प्रीमेच्योर एंट्री इनटू द एम फेज होगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट हमें सेल छोटा मिलेगा। सिंपल। ओके, नाउ अगर ये WEE1 का ओवर प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा। सो ओवर प्रोडक्शन अगर हुआ तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा आंसर है, ये सेल को G2 फेज में काफ़ी देर तक रोक के रखेगा, ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रोक के रखेगा एंड एज ए रिज़ल्ट एम फेज में से होके निकलने के बाद हमें जो सेल मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। ओके, सो नाउ अब बात आता है कि WEE1 जो एक्टिविटी शो करता है ऑन MCDK इसको तोड़ा कैसे जाए। ओके, सो WEE1 फिर से याद करो क्या कर रहा था, MCDK को फॉस्फोराइलेट कर रहा था। इन केस ऑफ फिशन ईस्ट इन द 15 पोजीशन जहाँ पर
तुम्हारा टाइरोसिन रेसिड्यू है, एंड इन केस ऑफ वर्टिब्रेट बोथ 15 एंड 14 पोजीशन। इन सम केसेस 14 पोजीशन को भी अकेला कर सकता है, एंड इन सम केसेस 15 पोजीशन को भी अकेला कर सकता है। ओके, एंड 14 पोजीशन में इन दैट केस थ्रियोनिन रहता है। ओके, सो नाउ फॉस्फोराइलेट करके WEE1 इनहिबिटरी एक्टिविटी शो कर रहा है। तो अगर हमें इस एक्टिविटी को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ करना होगा जो फॉस्फेट को उड़ा देगा, राइट। सो यहाँ पर जो फॉस्फेटेज एंजाइम आता है वो है CDC25। ओके, नाउ एक कंडीशन को आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है जिसमें CDC25 जो है वो फुल्ली एक्टिवेटेड है, WEE1 फुल्ली एक्टिवेटेड है। ओके, सो ये तो पूरा नॉर्मल कंडीशन है। जब WEE सेल समझेगा कि मेरा जो एक्यूरेट साइज होना चाहिए टू एंटर द एम फेज वो मुझे मिल चुका है, तो CDC25 को बोलेगा कि जाओ भाई तुम WEE1 ने जो एक्टिविटी दिखाया है उसको हटा दो। ओके, एंड एज ए रिजल्ट नॉर्मल सेल साइज का हमें सेल मिलेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर CDC25 एक्टिवेटेड रहा एंड WEE1 म्यूटेटेड हो गया तो क्या होगा, सिंपल आंसर है कि सेल छोटा मिलेगा हमें, क्योंकि वो G2 फेज में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, फटाक से एम फेज में घुस जाएगा, राइट। नाउ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, CDC25 इनएक्टिवेटेड है बट WEE1 एक्टिवेटेड है, क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द WEE1 एंड एज ए रिजल्ट सेल का एक एनलार्ज्ड वर्जन हमें मिलेगा। ओके, सो ऐसे करके अगर आपका फंक्शंस क्लियर है तो आप आसानी से हर एक जीन में म्यूटेटेड होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आप आसानी से आंसर कर पाओगे। CSIR नेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ मेकानिज्म जिससे भी काम बन सकता है, एंड क्या काम, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ CDK एक्टिविटी। ओके, नाउ अनदर थिंग, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, that is binding of CDK inhibitor protein, not only CDK inhibitor protein, along with that CDK activator protein। दो चीज़ ही हम देखेंगे। ओके, एंड ये दो चीज़ ही एक तरह का काइनेज होता है। ओके, मतलब यहाँ पर फिर से फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन का बात ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। सो ये हमारा वो पिक्चर था जो मैंने आपको बताया कि अगर WEE1 CDC25 दोनों ही एक्टिवेटेड है तो हमें नॉर्मल सेल साइज का सेल मिलेगा। अगर WEE1 इनएक्टिवेटेड है पर CDC25 एक्टिवेटेड है तो ये G2 में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, एंड एज ए रिजल्ट हमें छोटा सेल मिलेगा आफ्टर द एम फेज। पर अगर CDC25 म्यूटेटेड है पर WEE1 इज एक्टिवेटेड then it will spend more time in G2 and as a result बड़ा सा सेल हमें मिलेगा। ओके, so that is the idea, so that is the point। so पहले हम देखेंगे CDK एक्टिवेटिंग काइनेस कैसे करके CDK का एक्टिविटी जो है उसको फर्दर इंड्यूस करता है। so कैसे करता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, अगेन इसका मतलब क्या है, ये जो CDK एक्टिवेटिंग काइनेस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAK लिखता है, हम लिखते हैं CAK, ये CAK क्या करेगा, कोई भी एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली वो प्रोटीन और कोई नहीं CDK ही है। ओके, CDK ही है। ओके, सो नाउ CDK का 161 पोजीशन में जो थ्रियोनिन रेसिड्यू है उसको ये फॉस्फोराइलेट करेगा। ओके, एंड 161 पोजीशन में जो थ्रियोनिन रेसिड्यू है वो थ्रियोनिन एक एक्टिवेटिंग थ्रियोनिन है। ओके, एंड मतलब क्या, अगर ये वाला थ्रियोनिन फॉस्फोराइलेट हुआ तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो इंड्यूस होगा। ओके, एंड कैसे इंड्यूस होगा, आफ्टर फॉस्फोराइलेटिंग द 161 पोजीशन which is a threonine residue and which is near the CDK active site, after that phosphorylation there will be a conformational change in the CDK enzyme। okay, मतलब CDK का एक conformational change होगा। okay, and due to this conformational change the activity of the CDK will increase। okay, so that is the idea of CDK activating kinase। okay, so CDK activating kinase क्या करेगा, CDK activating kinase जिसको हम CAK की नाम से पुकारते हैं, ये CAK CDK को फॉस्फोराइलेट करेगा, कहाँ पर, एट द 161 पोजीशन।
जहाँ पर क्या है एक्टिवेटिंग थ्रियोनिन रेसिड्यू. ओके, एंड ड्यू टू दिस फॉस्फोराइलेशन देयर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CDK that will increase the activity of the CDK. That is the idea. Okay. Now अब बात करते हैं about CKI, that is CDK inhibiting kinase. Okay. CKI दो तरह का होता है, एक होता है CIP और KIP, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं. सो CIP मतलब CDK interacting protein, another one KIP is the kinase इनिबिटरी प्रोटीन. CDK खुद ही एक काइनेस है, तो आप समझ पा रहे हैं एक यहाँ पर काइनेस मतलब CDK. ओके, एंड अनदर वन इज INK4. ओके, INK4 मीन्स इनिबिटरी CDK4 फैमिली. ओके, CDK4 क्या है ये समझने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, इसका पहला वाला, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि CDK जो है वो टोटल 4 तरह का होता है, 1 2 4 6. सो INK4 का जो इंटरेस्ट है वो CDK4 को लेकर है. ओके, एंड CIP और KIP 1 2 4 6 हर एक के ऊपर ही अपना इंटरेस्ट दिखाता है. ओके, सो नाउ CIP और KIP जिसको हम बोलते हैं CDK इंटरैक्टिंग प्रोटीन और काइनेज इनिबिटरी प्रोटीन, ये टोटल 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, P21, P27, P57. ओके, दे ऑल आर इंटरेस्टेड in DEAB cyclin CDK complex. Okay, that is the idea. And DEAB टाइप क्या है वो भी आपको इसके पहले वाले वीडियो पे मिल जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वो वाला वीडियो अगर आप देख के आएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको ये वाला वीडियो समझने में. फिलहाल मैं बता देता हूँ कि साइक्लिन का टोटल 3-4 टाइप होता है, ABDE, इसका ही बात यहाँ पर की जा रही है. ओके, एंड INK4 फैमिली क्या है? INK4 फैमिली मतलब इनिबिटर्स ऑफ CDK4. ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व इन दिस INK4 फैमिली. दे आर P16, P15, P18 and the last one is P19. Okay, so they all are involved in D-type cyclin CDK complex regulation. Okay, so that is the idea of how the cyclin CDK regulation is going on, although this is a very brief idea. So that is it for this video. If we going to summarize this one, so पहले हमने क्या देखा कि साइक्लिन CDK का एक्टिविटी अगर हमें रेगुलेट करना है तो द मेन चीज इज टू सिंथेसाइज द साइक्लिन इन टाइम. ओके, एंड ऑल्सो डिग्रेड इट व्हेन इट्स जॉब इज completed. Okay, so for that degradation we have ubiquitin mediated proteolysis. Okay, so now उसके बाद दो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, one is phosphorylation and dephosphorylation and another one is the activity of cyclin activating kinase. Another one is activity, sorry, this is not cyclin activating kinase, this is CDK activating kinase, क्योंकि ये अपना रोल CDK के ऊपर ही दिखाता है. ओके, एंड अनदर वन इज CDK इनिबिटिंग काइनेस. ओके, CKI, उसके अंदर भी हमने दोनों सब ग्रुप्स देखा है. वन इज CIP दैट इज CDK इनिबिटरी प्रोटीन, अनदर वन इज इसको आप इंटरैक्टिंग प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एंड अनदर वन इज काइनेस इनिबिटरी प्रोटीन. ओके, एंड सेकेंड जो सब डिवाइड ग्रुप था वो था INK4 दैट इज inhibitory CDK4 or inhibitors of CDK4. Okay, so that is the idea for this video. So ये वाला फोटो अगर आपने देखा तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि MCDK इनएक्टिवेटेड है क्योंकि V1 यहाँ पर प्रेजेंट है एंड CDK इनिबिटिंग काइनेस भी मौजूद है. ओके, नाउ अब क्या होगा, V1 को रोकने के लिए क्या चाहिए, एंड V1 किस चीज़ को फॉस्फोराइलेटेड किया है, 15 पोजीशन, राइट, एंड यहाँ पर इनिबिटरी फॉस्फेट आया है एंड दैट इज वाई MCDK इज इनएक्टिव. ओके, सो नाउ CAK मीन्स CDK एक्टिवेटिंग काइनेस अलॉन्ग विथ CDK एक्टिवेटिंग काइनेस आया है. ओके, बट स्टिल MCDK इज इनएक्टिवेट. उसके बाद CD से 25 आया है जो एक फॉस्फेटेज है, उसने ये वाले 15 फॉस्फेट को हटाया. ओके, एंड 161 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो चुका है क्योंकि CDK एक्टिवेटिंग काइनेस ने यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया है. ओके, एंड नाउ MCDK इज फुल्ली एक्टिव टू वर्क. ओके,
So that is how the entire thing is going on. Okay, so I hope this video will be helpful for you. Thank you.